हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में किसी एंगल पर, जैसे यहाँ थीटा दिखाया गया है, ये हमारा डायपोल है, रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमको ड्राइव करना है। जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो हमको पता होना चाहिए। U इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का PE कॉस थीटा। क्लियर। P हमारा होता है डायपोल मूवमेंट। जैसा आपको पता है जो डायपोल होता है वो दो चार्ज हो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, स्मॉल डिस्टेंस जैसे यहाँ पे 2a से सेपरेटेड हो, तो उसका जो डायपोल मूवमेंट P होता है वो हमारा क्या होता है, चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, मतलब Q इंटू 2a। तो P हमारा डायपोल मूवमेंट, E है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है हमारा एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायपोल मूवमेंट P। क्लियर। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड, P डायपोल मूवमेंट, और थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट। क्लियर। तो ये फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है। अब देखिए कैसे हम ड्राइव करते हैं। ये बात पता है हमको, अगर कोई डायपोल, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है, अगर कोई डायपोल किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ हो तो वो उसमें क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो रोटेट करता है। टॉर्क प्रोड्यूस क्यों होता है, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QE, और टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज पर लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जैसे कि इस साइड लगेगा माइनस का QE। बट ये दोनों फोर्स लाइन ज्वाइनिंग में नहीं है, नेट फोर्स है तो जीरो, बट अगर ये लाइन ज्वाइनिंग में हो, दैट मीन्स इस तरीके से हो, अगर एक फोर्स इधर हो एक फोर्स इधर हो, तब ये बॉडी, मान लो कोई बॉडी है, एक फोर्स इधर लग रहा है इस पे, एक फोर्स इधर, तब ये रोटेट नहीं करेगी। बट कोई इस तरीके से है, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कपल होगा, और जिसकी वजह से जो बॉडी है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्लियर। तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, टॉर्क produced in external electric field। तो टॉर्क जो डायपोल में प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या होता है हमारा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए कि टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है किसी डायपोल में, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है, वो हमारा होता है PE साइन थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसके अपोजिट, ये देखिए क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा। अगर आप इसके अपोजिट इस पर फोर्स लगाएं, जैसे नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया है, ये जो है QE और माइनस का QE, इसकी वजह से जो हमारा डायपोल रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा। बट हमको इसके अपोजिट एक्सटर्नल टॉर्क लगा के एक एंगल से दूसरे एंगल पे शिफ्ट करना है। तो इस काम में हम जितना भी वर्क डन कर रहे हैं, इस काम में क्या कर रहे हैं, जितना भी वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी टू चेंज इट्स पोजीशन। मतलब पोजीशन अगर हम चेंज करें तो जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सिंपली हमको फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन निकालना है, जो कि कोई अगर मान लीजिए डायपोल रोटेट कर रहा है, उसके अपोजिट आपको रोटेट करा के वर्क डन निकालना है, इतना आपको करना है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। इस काम में एक बात और याद रखना है आपको, एजम्पशन, कि जो हम, ये तो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है PE साइन थीटा ड्यू टू द फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। देखिए ये घूमेगा क्लॉकवाइज, ये कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। आप जब इसको इधर घुमाएंगे तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्लियर। घुमाने के लिए ये हम मान के चलते हैं, जो हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं उसकी वैल्यू और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। देखिए पहले तो आपको ये बात होना चाहिए कि जो हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे, टाउ एक्सटर्नल, वो हमारा इक्वल टू होना चाहिए टाउ के। डेट मीन्स टाउ एक्सटर्नल भी इक्वल होना चाहिए किसके,
पीई साइन थीटा के। ऐसा इसलिए करते हैं देखिए कि अगर हम टॉर्क एक्सटर्नल और टाउ दोनों सेम रखते हैं तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि हमको पता है सिंस 11th क्लास में टाउ इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है आई अल्फा। अगर टॉर्क हम 0 कर दें, टॉर्क क्या कर दें 0, जब 0 कैसे होगा, इधर जितना टॉर्क लग रहा है उतना ही आपको इसके अपोजिट टॉर्क लगाना है, एक क्लॉकवाइज जितना घूमा है आपको एंटी क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क लगाना है, तब नेट टॉर्क कितना होगा 0 होगा। नेट टॉर्क जब 0 होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा 0 होगा। अल्फा क्या होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो हमारी ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है हमारा 0। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। पूरा का पूरा जो वर्क डन है हमारा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि देखिए वर्क डन होता क्या है, एनर्जी ही है एक टाइप की। हम चाह रहे हैं वर्क डन जो हम निकाल रहे हैं वो पूरा का पूरा हमारा किस में चेंज हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, डेल्टा यू में। जो वर्क डन है पूरा का पूरा किस में होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में। बट अगर देखिए ओमेगा चेंज होगा, हमको पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है 11 में पढ़ा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर देखिए ओमेगा चेंज होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, और ये हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। इसलिए जो टॉर्क एक्सटर्नल है हम टाउ के इक्वल ही रखते हैं पीई साइन थीटा, जिससे नेट टॉर्क 0 रहे। नेट टॉर्क 0 रहेगा तो ओमेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा। नेट टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा अल्फा, जिसकी वजह से ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा कांस्टेंट रहेगा जिसकी वजह से हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो वो तो वही कांस्टेंट रहेगी। तो जो भी हम वर्क डन करेंगे टोटल वो पूरा कन्वर्ट होगा किसमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ही करनी है। तो वर्क डन हम निकालेंगे, यही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एसेंशन हम लेके चल रहे हैं, जो हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं वो टाउ के इक्वल ही लगाएंगे, मतलब पी साइन थीटा के इक्वल ही हमें लगाना है। क्लियर, तो निकालते हैं। देखिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं, देखिए ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है, जो नेट वर्क डन होगा। और ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, इस डायपोल को हम स्मॉल डी थीटा छोटे छोटे स्टेप्स में काफी घुमाएं। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। स्लोली स्लोली आप अगर करते हैं तभी ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है जिससे टॉर्क एक्सटर्नल और टॉर्क हो इक्वल हो। ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल और जो पीई साइन थीटा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लग रहा है वो दोनों कैसे हो, सेम। तो ये तब हो सकता है जब हम बहुत स्लोली स्लोली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा की फॉर्म में, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा की फॉर्म में इसको रोटेट करते हैं। क्लियर, तो देखते हैं यहां से। देखिए हमको ये फॉर्मूला पता है, जो W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है या वर्क डन, या फिर ऐसे लिखते हैं हम नेट वर्क डन टू रोटेट डायपोल W इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, इंटीग्रेशन टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, ये हमारा वर्क डन होता है। अब हम मान के चल रहे हैं, हम इनिशियल कंडीशन पर जो हमारा डायपोल रखा है वो थीटा आई है एंगल, और फाइनल पोजीशन हम कितना कर देते हैं घुमा के उसे, थीटा एफ। क्लियर, मतलब इनिशियल एंगल थीटा आई है, फाइनल एंगल कितना हो जाए थीटा एफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट के डी थीटा की लिमिट है वो इनिशियल लिमिट क्या होगी थीटा आई, और फाइनल लिमिट क्या होगी थीटा एफ। क्लियर, तो ये हमारी लिमिट हो गई थीटा एफ। अब सिंपली हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए W इक्वल टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन थीटा आई टू थीटा एफ, और टाउ एक्सटर्नल हमारा कितना होना चाहिए, पीई साइन थीटा। तो इसको पुट करते हैं यहां पे। देखिए
पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अब देखिए पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो W इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा आई टू थीटा एफ साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो यहां से W इक्वल टू देखिए लिख सकते हैं पी ई, और इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है हमारा, माइनस का कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा आई और अपर लिमिट थीटा एफ। देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, W इक्वल टू माइनस का पी ई, और लिमिट भी पुट कर देते हैं। देखिए ये वाला माइनस तो हमने बाहर ले लिया, पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट थीटा एफ, तो कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। तो ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला भी आप याद रखिए। ये भी आपसे पूछ लेता है कि इतने एंगल से इतने एंगल अगर हम रोटेट करें, कभी कभी पूछता है स्टेबल से अनस्टेबल कंडीशन में रोटेट करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिंपली आप स्टेबल कंडीशन में, हमें पता है जो अगर स्टेबल से अनस्टेबल हम करते हैं, स्टेबल कंडीशन थीटा आई हमारी स्टेबल कंडीशन में जो थीटा होता है वो हमारा 0 होता है एंगल डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, और अनस्टेबल में कितना होता है 180। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख के आप वर्क डन निकाल सकते हैं। अब ये हमने इनिशियल से फाइनल एंगल तक, इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल तक रोटेट करने में जितना वर्क डन किया वो हमने निकाल लिया। अब हमको पता है यही वर्क डन हमारा स्टोर हो जाता है एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम ये ऐसे ही डिफाइन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं दिस वर्क डन this work done stored as a change in potential energy। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा U इक्वल टू इस वर्क डन, यही वर्क डन हमारे किसमें हो जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम किसी स्पेसिफिक थीटा एंगल पर निकालना चाहें कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखिए हमको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक रिलेटिव टर्म है, हमेशा हम किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे अगर हम mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूनिट डिफाइन करते हैं तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं, और h अगर 0 हो मतलब ग्राउंड पे हम पोटेंशियल एनर्जी को कितना कंसीडर करते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो एक जगह हमें पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करना पड़ता है, उसके बाद हम उसके रिलेटिव में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। तो हमको किसी ना किसी पॉइंट पे मानना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास एक फ्रीडम है, समझिए कि हम मान सकते हैं एक अजम्पशन की तरह कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम मानते हैं पहले तो हम देखिए इसको डेल्टा U को हम लिख सकते हैं U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि चेंज है, और माइनस का PE कॉस थीटा F माइनस कॉस थीटा I। तो ये हम लिख सकते हैं। अब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर जब एंगल थीटा 90 है, अगर ये जो डायपोल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरीके से, तब हम उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। मतलब अगर ये डायपोल ऐसे रखा है बिल्कुल सीधा, तब देखिए डायपोल मोमेंट और इसके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। तब इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को कितना मानते हैं, 0। तो हम लिख सकते हैं देखिए इफ, या ऐसे लिख सकते हैं वी कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी is 0 at
थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा आई हम माने इनिशियल अगर पाई बाई 2 है तब देन यू आई हमारा कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर थीटा आई इनिशियल पाई बाई 2 एंगल है तब जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, 0 होगी। तब ये हमारी अजम्पशन है। देन हम लिख सकते हैं, देखिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल हम 0 मान रहे हैं तो यू फाइनल को अगर हम सिंपली लिख दें, और हम ये भी लिख सकते हैं एंड यू फाइनल को हम सिंपली क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं से, और थीटा फाइनल को एक स्पेसिफिक एंगल थीटा मान लेते हैं। क्लियर। तब हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल को हम सिंपली यू लिख सकते हैं। देन यू फाइनल को यू सिंपली आप लिख सकते हैं, यू फाइनल को हमने कितना लिख दिया यू, और यू आई हमने कितना माना है 0 माइनस 0 इक्वल टू माइनस का पीई कॉस थीटा एफ, कॉस थीटा को हमने थीटा मान लिया माइनस कॉस थीटा आई, थीटा आई कितना है हमारा पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 हमारा कितना होता है 0 होता है। तो इसको हम कितना कंसीडर कर सकते हैं 0। तो u इक्वल टू जो आएगा हमारा फॉर्मूला माइनस का पीई कॉस थीटा। तो ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर कोई मान लीजिए किसी एंगल पर है डायपोल, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पर हम पोटेंशियल जो डिफाइन करते हैं वो हमारा क्या होता है माइनस का पीई कॉस थीटा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस का पी डॉट ई, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो ये फॉर्मूला होता है आपको, जैसे थीटा 30 डिग्री पे आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो सिंपली आपको क्या 30 रख देना है, 180 पे चाहिए तो 180 रख देना है। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में दो पोजीशंस को डिफाइन किया था, या दो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन किया था, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम तो केस फर्स्ट अगर हम देखें, केस फर्स्ट एट स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा जो हमारा होता है वो हमारा कितना होता है 0। केस 2 हमको पता है एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा हमारा कितना होता है 180। ये बात आपको पता है। जैसे अब ये होता कब है स्टेबल और अनस्टेबल, ये आपको पता हो। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है और आपने डायपोल को इस तरीके से रखा है, मान लीजिए आपका डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तब देखिए डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, उसकी डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये होगी। तब इस केस में थीटा कितना होगा 0 होगा। क्लियर। और अगर हम इसी को रिवर्स करके रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डायपोल को हम इस तरीके से रखते हैं कि माइनस क्यू हमारा यहाँ पे है और प्लस क्यू यहाँ पे, तब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी हमारी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो देखिए एक इधर है एक इधर है, तब थीटा कितना होगा 180। क्लियर। तो इस वाली कंडीशन को हम स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, इसको कौन सी बोलते हैं स्टेबल कंडीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो देखिए इस कंडीशन में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो u इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का कॉस, आप 0 करेंगे कॉस 0 1 होता है, माइनस का पीई। क्लियर। और अनस्टेबल में अगर हम बात करें तो u इक्वल टू देखिए कॉस 180 रखेंगे, कॉस 180 होता है हमारा -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो u इक्वल टू हो जाएगा प्लस का पीई। क्लियर। तो ये दो केस भी आपको याद रखना है, और स्टेबल अनस्टेबल क्या होती है इसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया है फर्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।